from, first of all. यहाँ पे the words are different. Just understand the words properly because इसमें आप लोग बहुत गलतियां करते हैं. Just see these two. यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि C acquires 1/5 share equally from. From मतलब कि डायरेक्टली 1/5 का हाफ किया एंड फ्रॉम A एंड B उसने इक्वली शेयर किया. यहाँ पे बोला है C acquires, in the case 4 it is saying C acquires 1/10 of share of A. 1/10 of share मतलब कि जो भी A का शेयर है उसका 1/10 C लेगा और जो भी B का शेयर है उसका हाफ भी C लेगा. So that is why here in this particular case A sacrifice will be 5/10 into 1/10, that comes out to be 1/20, and B sacrifice will be 4/10 into half, क्योंकि जितना B का शेयर है उसका हाफ लेगा C, तो that means 4/20. So A ने sacrifice करा 1/20, B sacrifices 4/20, automatically C का gain कितना हो जाएगा 1/20 plus 4/20, that comes out to be 5/20. You have the sacrificing and the gains for 3 of them, then you can find out the new ratio. जब आपके पास sacrifice और gain है तो new ratio कैसे compute करोगे? जो भी old ratio है that is 5/10 minus the sacrifice which the partner has done, you will get the new ratio for A, B and C respectively, that is 9:4:7. Is that part clear to everyone? Anyone is having doubt, please let me know. It's clear to everyone? Yes, Yes, Ananya, ma'am. Ritika, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tanya. All right. So this is the case 4. So you know now how to compute the new ratio, the sacrifice and the gain of the partners. ठीक है? Do practice these gaining and sacrificing ratio questions from the NCERT illustrations and NCERT back questions for sure. Moving on to the next topic, that is accounting of goodwill. Accounting of goodwill states that whenever there is the change in the profit sharing ratio, the there is the some partner increase and some partner decrease their share, some partner gain and some partner sacrifice. So that is why the treatment for the goodwill is also done at that time, so that the gaining partner must compensate the sacrificing partner with the amount of goodwill that is termed as the premium for goodwill. ठीक है? In other words, if I clearly say it, कि जब भी सैक्रिफाइस या गेन की हम रेशियो की बात करते हैं तो उसमें एक पार्टनर अगर गेनिंग पार्टनर है तो उसको गेन ऐसे नहीं होने दे सकते. ही हैज टू कॉम्पनसेट फॉर द गेन, तो ही हैज टू give certain premium for goodwill, certain amount as a compensation to the partner who is sacrificing. ठीक है? As per the partnership act. एक्सक्यूज मी मैम. हम्म. हम अगर पार्टनर ए ने ज़्यादा कैपिटल लगाई है और जैसे हमने कल बात करी थी कि उसको ज़्यादा मिलना चाहिए अमाउंट, तो मैम वो कॉम्पेंसेट क्यों करेगा फिर? कॉम्पनसेट इसीलिए करता है क्योंकि अभी तक मतलब बिफोर द चेंज ही इज ओनली कॉम्पनसेटिंग अ लमसम अमाउंट. बिकॉज देखो, बिफोर जब हमने इनिशियली फर्म स्टार्ट करी थी तब हमने डिसाइड किया कि 1:1. ठीक है? उसके बाद हमने वट एवर इन्वेस्टमेंट, अगर हमने 1:1 स्टार्ट किया तो प्रोबेबली उस टाइम पे हमने इन्वेस्टमेंट भी इक्वल ही करी होगी, या जो भी अगर हमने इक्वल शेयर हम सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट भी एट दैट टाइम इक्वल ही करी होगी. अगर इक्वल नहीं होता शेयर तो ऑब्वियसली
अगर इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं होती एट द बिगिनिंग, तो ऑब्वियसली मैं शेयर इक्वल क्यों करती प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट दैट टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट इट्स द अजम्पशन कि जब मैंने बिजनेस द पार्टनरशिप फर्म मैंने अपनी स्टार्ट करी और मैं ये डिसाइड कर रही हूँ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, इट मींस कि मेरा उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट इक्वल होएगी। अब अगर एट दिस मोमेंट आफ्टर से 2 years मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे चेंज करना है, क्यों, मे बी इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम आ गई, मे बी कुछ आ गई, तो अब तक तो मेरी इन्वेस्टमेंट इक्वल ही थी। तो आई एम हियर कॉम्पनसेटिंग फॉर द टाइम विच हैज बीन गॉन, नॉट फॉर द फ्यूचर टाइम। फ्यूचर से मैं चेंज कर रही हूँ, फ्यूचर से तो सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा, मे बी द अदर पार्टनर इज taking more share, I am taking less share, or I am not working that much, so that is why I am not taking. But till the time the partnership firm continues, तब तक तो मैंने काम किया, तब तक तो दोनों का इन्वेस्टमेंट सेम था, तो उसको तब तक टाइम की कॉम्पेंसेशन मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। रीजन बीइंग, इसको प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों कहते हैं, बिकॉज दोनों ने ये सेटअप किया है फर्म इक्वली। ठीक है, तो जितना उसने गुड रेप्यूटेशन बनाई है बिजनेस की, उतना ही दूसरे पार्टनर ने भी बनाई है। अगर दूसरा पार्टनर काम खराब कर देता तो उतनी रेप्यूटेशन और उतनी गुडविल आपकी बनती ही नहीं विद इन द इयर्स। सो दैट इज वाई दिस इज द रीजन कि एक लमसम अमाउंट जो भी गेनिंग पार्टनर है उसको देना पड़ता है टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो बेसिकली रेशियो चेंज होने से पहले का जो भी टाइम था, ये तब का हाँ, अमाउंट ये तब कॉम्पेंसेट का करता है। अमाउंट एक एक सिर्फ एक लमसम अमाउंट दे देते हैं बिफोर एवरीथिंग चेंजेस। तो ओके रेशियो मैम। चेंज होने से पहले ये, और ये सारा जो है सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में ही डिवाइड होता है, वी लर्न इट लेटर। So that's only just one amount of compensation which the gaining partner is giving to the sacrificing partner. ठीक है, तो अब कैसे निकालते हैं गुडविल पेबल बाय द गेनिंग पार्टनर। ऑब्वियसली द गेनिंग पार्टनर विल पे द गुडविल, तो वैल्यू ऑफ गुडविल इनटू जितना उसने गेन किया है उतना वो दे देगा टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, मैंने आपको क्या बताया था कि इन द बैलेंस शीट which goodwill is appeared? And the purchased goodwill. Yes, in the balance sheet always the purchased goodwill is appeared and not the self generated goodwill. So in the question, if it is written that the goodwill is shown in the balance sheet, that means it is a purchased goodwill, और फिर entry different होएगी। और if in the question it is written that goodwill does not appear in the books of accounts, इसका मतलब है that is a self generated goodwill, उस केस में एंट्री जो होती है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से होती है। लेट अस सी हाउ इट इज डन। सो सैक्रिफाइसिंग एक्सक्यूज पार्टनर मी कैप, बोलो। मैम, जैसे पार्टनरशिप में परचेज गुडविल कैसे हो सकती है? परचेज गुडविल क्यों नहीं हो सकती? मैम, सेल्फ जनरेटेड नहीं होगी? नो, अ फर्म इट्स नो, इट ये थोड़ा कोई कंपल्शन है कि वो जो पर्सन है वो पहले सोल प्रोप्राइटर ना कर रहा हो और बाद में कन्वर्जन ना हो जाए, या फिर उसने किसी और का पार्टनरशिप में मैं कर रही हूँ, कोई ऑलरेडी सेटअप फर्म है उसी को आगे कंटिन्यू करने का, या उसी की फ्रेंचाइजी ले ली मैंने इन अ पार्टनरशिप, ये भी तो हो सकता है। ओके मैम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर मैंने सोचा कि मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले लूं, ठीक है, और वो मैं पार्टनरशिप में कर रही हूँ विद सम पर्सन, तो दैट वुड बी अ परचेज गुडविल ना। यस मैम। ठीक है, तो उस तरीके से। Okay, sacrificing partners' capital account are credited by their respective shares in the premium of goodwill in sacrificing ratio. यहाँ पे केस 1 क्या है? When the goodwill is adjusted through the partners' capital account. जब हम goodwill का नाम कहीं ला ही नहीं रहे, partners capital account से adjust कर रहे हैं, that means it's a self generated goodwill.
ठीक है। तो इस केस में अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है, आपको पता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में जो जर्नल एंट्रीज होती है वो कैपिटल अकाउंट से ही पास होती है, और अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो उसके केस में जो एंट्रीज होती हैं वो करंट अकाउंट से पास होती है. सो दैट इज व्हाई इन द केस ऑफ द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल द एंट्री वुड बी योर गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट to the sacrificing partner. In case of the fixed capital account, the entry would be the gaining partner current account debit to the sacrificing partner. अब यहाँ पे है नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी, व्हेन द गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ. इसका मतलब क्या है कि गुडविल वॉज परचेज्ड, मतलब बुक्स में थी तो पहले रेज करी होगी और फिर राइट ऑफ करी है, तो दैट मीन्स द गुडविल इज परचेज गुडविल. तो फ्लक्चुएटिंग के केस में पहले क्या होएगा, गुडविल जो है डेबिट हो गई, वो पहले रेज की एंट्री, रेज की एंट्री मतलब इट्स एन एसेट डिवाइडेड टू ऑल द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो. एंड नेक्स्ट एंट्री क्या होएगी कि पार्टनर्स जब राइट ऑफ करते हैं तो ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. अभी जब क्वेश्चन करूंगी आई विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सिमिलरली विल बी द केस ऑफ द इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल में बस ये फर्क हो जाएगा कि फर्स्ट एंट्री जब हम गुडविल रेज करते हैं तो उसकी एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और सेकेंड एंट्री गुड पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल. ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं सो दैट यू हैव अ बेटर पिक्चर. सो फर्स्ट इज A, B and C are the partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. With effect from 1st April 2018, they agreed to share equally. तो सबसे पहले तो आपको निकालना होगा इसका गेन और सैक्रिफाइस. फटाफट निकालो, कंप्यूट इट क्विकली. What is it coming? मैम ए ने सैक्रिफाइस किया है 1/6 शेयर एंड सी ने गेन किया है 1/6. बी पे कोई इफेक्ट नहीं है. सी ने गेन Yes, किया ma'am. 1/6. ठीक है. Yes, ma'am. अब यहाँ पे क्वेश्चन इज साइलेंट, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है. गुडविल का अमाउंट क्या है, 18,000 है. अब क्या है, फर्स्ट इज गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन. नॉट ओपन का मतलब अगर हम गुडविल के अकाउंट से ओपन नहीं कर रहे, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल नहीं है, इसका मतलब है गुडविल इज सेल्फ जनरेटेड. Self-generated. When the goodwill is self generated, then how it is adjusted? It is adjusted जो gaining partner capital account है, that would be debit to the sacrificing partner capital account. इस केस में आपने मुझे बताया कि A is sacrificing and C is gaining, तो the journal entry would be C's capital account to sacrificing, that is A's capital account. Is that clear? And how the amount is computed? जितना आप सैक्रिफाइस या गेन कर रहे हो, टोटल गुडविल है 18,000 की, उसका 1/6 ही निकाला है आपने. कैन यू सी द, Yes, ma'am. सो A will receive, because he is sacrificing 1/6, so A will receive 1/6 of 18,000 and C will give 1/6 of 18,000, that is 3,000 obviously. So the journal entry would be C's capital account debit to A's capital account. Clear? Is that clear? Yes, ma'am. Okay. अब इसका सेकेंड पार्ट है व्हेन द गुडविल अकाउंट इज ओपनड. इसका मतलब क्या हुआ, गुडविल अकाउंट ओपन किया है तो मतलब इट्स अ परचेज्ड गुडविल. तो सबसे पहले गुडविल को रेज करना है. रेज करने का मतलब क्या होता है कि पहले दिखाओ कि गुडविल बुक्स में है. तो व्हेन द गुडविल इज देयर एंड इट्स रेज, तो गुडविल इज एन एसेट, तो गुडविल अकाउंट डेबिट, ये तब एंट्री हुई होगी जब गुडविल हमने करी परचेज, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए एंड गुडविल इज डेबिटेड. सो ए, बी एंड सी
in which ratio we are going to distribute this goodwill? Not in the sacrificing ratio, but in the old ratio, because ये तो उस टाइम की गुडविल है जब हमने परचेज की होगी. Is that clear? Is that clear everyone? So purchase की है goodwill, that time the entry for the goodwill would be in the ratio 3:2:1. And the next entry would be goodwill की write off की entry, बिल्कुल इससे opposite. So basically whenever this is happening, the ultimate effect, अगर आप दोनों entries का देखो, the ultimate effect is nil. nil. There is no effect. बस ये हम अपनी बुक्स में शो करते हैं कि गुडविल पहले रेज करी और फिर राइट ऑफ करी. We'll be doing more questions on goodwill. मैम ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, इसका ये सेकंड नहीं पार्ट. समझ आया? अच्छा, ये टाइम इज अप. व्हाट वी कैन डू, जो रेज वाली है ना वो कल फिर से क्वेश्चन करवा दूंगी. ठीक है, 10 हम तो 10 और कोई ऑलरेडी. एंट्री नहीं Okay, ma'am. होगी, सिर्फ राइट ऑफ की एंट्री होगी इसमें. राइट ऑफ की एंट्री होगी. नो वरीज, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. वी हैव लॉट मेनी क्वेश्चंस. आपको सेल्फ जनरेटेड वाली समझ आ गई है ना? यस यस मैम, वो तो समझ आ गई. ठीक है, फिर कल वील स्टार्ट विद द रेज्ड वाला.